इसके बाद में हम मोहम्मद बिन तुगलक की 3 नीतियों का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की एक तो जो उसकी धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति, एक उसका जो भी उसके उसको अभियान भी कह सकते हो या उसकी नई अवधारणाएं या नई सोच जिन्हें कह सकते हैं कि प्रायोगिक नीति, और तीसरी उसकी विद्रोही या सल्तनत के प्रति नीति। धार्मिक नीति, प्रायोगिक नीति, विद्रोही या सल्तनत के प्रति नीति, इन 3 नीतियों के अंतर्गत हम मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा अध्ययन कर लेंगे। पहले कोई सी भी एक ले लो जो आप चाहते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो वो बता दो, कौन सी ले लें? प्रायोगिक ले, धार्मिक, विद्रोही? धार्मिक, ठीक है। धार्मिक देखो, धार्मिक में सबसे पहले आपको याद रखना, सल्तनत काल का सबसे धार्मिक सहिष्णु शासक था। सल्तनत काल का सबसे सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। इसका मतलब क्या हुआ? सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति उदारता का भाव रखने वाला। उसे क्या कहते हैं? धार्मिक सहिष्णु। धार्मिक कट्टर किसे कहते हैं? किसी पंथ या धर्म के प्रति, विशेष वर्ग के प्रति झुकाव रखना और उसके प्रति कट्टर होना, समझे? उसकी नीतियों का कट्टर समर्थक होना, उसे क्या कहते हैं? धार्मिक कट्टरता। तो ये धार्मिक सहिष्णु था। इसके उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ये पहला बादशाह था, पहला सुल्तान था जिसने होली का उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव मनाया? होली। अब बताओ, होली का उत्सव कौन मनाते हैं? हिंदू मनाते हैं। और ये कौन था? मुसलमान। इसने फिर भी होली का उत्सव मनाया। दूसरा, इसकी धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण मिलता है, ये जिनभद्र सूरी और राजशेखर, इनको अपने दरबार में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। यह भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का। तीसरा, इसने उलेमाओं की कोई सलाह नहीं मानी, उलेमाओं की सलाह नहीं मानी। मतलब जो शरीयत में जो लिखा था, इस्लाम के शरीयत में, उसकी व्याख्या करते थे उलेमा लोग, तो उलेमाओं की इसने सलाह नहीं मानी, उनको दरकिनार कर दिया। चौथा, जब उलेमाओं ने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ बगावत खड़ी की तो इसने क्या किया? ये सबसे ज़्यादा उलेमाओं को ही बर्खास्त करता था। तो उलेमाओं ने इसके प्रति जब बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा किया तो इसने क्या किया कि उनको संतुष्ट करने के लिए मिस्र के अब्बासी खलीफा से मान्यता ली। अब्बासी खलीफा को बुलाया, दरबार में बुलाया और उसे सम्मानित किया। दरबार में बुलाकर क्या किया? सम्मानित किया। और उस ज़माने में जो अब्बासी खलीफा का जो वंशज था, उसके हालात ये थे कि वो भिखारी जैसे जीवन जी रहा था। किसी चीज़ का टाइम आता है, वो अपनी ऊंचाइयों पे जाती है। फिर किसी भी सल्तनत हो या कोई भी आदमी हो, उसका एक निम्नतम बिंदु चाहता है। जिस टाइम वो जीवन की कष्टों को या दुनिया की सबसे दुविधा भरे पलों को जीता है, और वो पल दुनिया में हर किसी आदमी के पास आते हैं। वो शासक के पास भी आते हैं और वो भिखारी के पास भी आते हैं। बस ये है कि आपको उन दिनों से जूझना पड़ता है, तभी आपके अच्छे दिन आते हैं। तो मिस्र का जो अब्बासी खलीफा था, अब्बासी वंश का खलीफा, मैंने 3-4 वंशज बताए थे शुरू में जब मैंने इस्लाम पढ़ाया था। तो उसमें आपको याद हो, अब्बासी, उम्मयद, उस्मानी बताया था ना, ओटोमन साम्राज्य। इनके अलग अलग खलीफा होते थे। इनके खलीफा क्या होते थे? अलग अलग। और ये खलीफा ही क्या होते थे? ये वो कहलाते थे, क्या कहलाते थे? इनसे मान्यता लेते थे ये लोग, ठीक है। तो मिस्र के अब्बासी खलीफा को बुलाकर इसने सम्मानित किया। अच्छा, इसके अलावा इसने उस्र और ज़कात को छोड़कर शेष करों को माफ़ कर दिया। शेष करों को क्या कर दिया? माफ़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसने जजिया कर को क्या कर दिया?
माफ कर दिया जजिया कर को। राजनीतिक कर जो सिर्फ इन दो पे लग रहा था, बात समझ में आ गई। जजिया कर हालांकि था तो राजनीतिक कर, लेकिन इसे धार्मिक दृष्टि से ही देखा जाता है, ये भी सत्य बात थी। तो इसने जज उस्र और जकात को छोड़कर ये 4 प्रकार के कर होते हैं, जजिया, जकात, उस्र और खिराज, खुम्स। तो इन 4-5 प्रकार के करों को मैं एक बार जब पढ़ाऊंगा तो इनको ढंग से बता दूंगा। तो ये तुम्हारे को याद रखना है इसकी धार्मिक नीति। इसके अलावा इसने एक और जैन संत था, उसको बुलाया और दरबार में उससे शास्त्रार्थ भी किया। तो ये अपने आप में एक मायने वाली चीज़ थी कि इसकी धार्मिक नीति से बहुत सहिष्णु था। इसने बहुत से मंदिरों को दान दिया और बहुत से हिंदू जो हिंदू व्यक्ति थे उनको नायब ओहदे वजीर के पदों पर नियुक्त किया उसने, वजीर। जैसे थट्टा और सिंध में उसने रत्नु नामक व्यक्ति को थट्टा और सिंधु में किया, उसका खास आदमी था। और भी 10-5 आदमियों को इसने हिंदुओं को मतलब नियुक्ति देना शुरू कर दिया। इससे पहले जो इस्लाम के अनुयायी थे, इस्लाम शासक थे, वो कभी भी हिंदुओं को नियुक्ति नहीं दिया करते। तो ये पहला शासक था जो किसको नियुक्ति दे रहा था, हिंदुओं को नियुक्ति देना प्रारंभ किया, नियुक्ति। तो ये इसकी धार्मिक नीति का परिचायक है। यानी धार्मिक नीति में अगर एक शब्द में कहे तो धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णुता। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है इसकी प्रायोगिक नीति। प्रायोगिक प्रयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। मेरे को मालूम है कि तुम SSC फाइट करने वाले आदमी हो, UPSC फाइट करने वाले आदमी हो। तो इसने क्या क्या प्रयोग किया, प्रैक्टिकल व्यवहारिक भी होता है ना। तो शब्द का अर्थ उस संदर्भ में लिया जाए, ऐसे नहीं कि स्पेलिंग रट ली फिर वहीं पे जो मन में है वही जमा दो तुम। दरअसल हर मीनिंग का अपना अर्थ होता है। तो यहाँ प्रयोग का मतलब है एक्सपेरिमेंट। उसने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट खूब किए। देखो होता क्या है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उस जीवन में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करता है। आप अपने घर से बगावत क्यों करते हो, क्योंकि आप घर के सबसे पढ़े लिखे आदमी हो। तो इसने कौन कौन से प्रयोग किए, प्रयोग करने के लिए इसने सबसे पहला जो प्रयोग किया वो था राजधानी स्थानांतरण। पहला प्रयोग क्या था, राजधानी स्थानांतरण। और राजधानी स्थानांतरण का जो प्रयोग था, इसने क्या किया कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी, दिल्ली से आप ये तुम्हारा देवगिरी है और देवगिरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद। क्या कर दिया, दौलताबाद। तो इसने अपना पहला प्रयोग 1327 में 1300 में चल रहा है ना, 1327 में इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया। दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अब इसमें क्या करता है कि ये यहाँ से यहाँ क्यों लेके जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें की, वो चीज़ें आप देख लो। पहली चीज़ तो क्या थी कि दिल्ली तो दिल्ली में है ही, और दौलताबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 1500 किलोमीटर। इसके पीछे 2-3 इतिहासकार इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि ये क्यों लेके गया, क्योंकि खुद तो बताएगा नहीं ना। अभी जैसे मान लो मैं 9 बजे का टाइम करता हूँ, क्यों करता हूँ, तो मैं तो नहीं बताऊँगा ना तुम्हारे को। बात समझ आ रही है। कोई टीचर को नहीं बुलाना तो वो तो मैं तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो वो होते हैं मनोवैज्ञानिक वो दिमाग लगाते हैं। तो इसमें इब्न बतूता लिखता है, इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। मोरक्को निवासी, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रेहला। तो उसमें इब्न बतूता लिखता है, ये काजी था। क्या था, काजी। इसने लिखा कि इसने लोगों को दंडित करने के लिए ऐसा किया क्योंकि लोग इसे गाली भरा खत लिख के फेंका करते थे। जब ये सुबह सो के उठता था तो ऐसे करके, अरे भाई पेपर कहाँ है, तो पेपर उठाता तो उधर एक पत्थर सा रहता था, उसके अंदर 3-4 गालियाँ लिख रही थी, तो चोर है, गधा है, कमीना है, बेवकूफ़ है। तो वो गालियाँ लिखी होती थी, उसको जैसे पढ़ता उसका दिमाग खराब हो जाता। तो वो क्या करना चाहता था कि जब लोग उसे गालियाँ भरा खत लिखते थे तो वो लोगों को दंडित करना चाहता था। क्या करना चाहता था, दंडित। ये इब्न बतूता लिख रहा है, लोगों को दंडित करने के लिए। रेहला में लिख रहा है, रेहला पुस्तक। अच्छा, दूसरा एक और इतिहासकार रहा है बर्नी। कौन रहा है, बर्नी। और बर्नी ने इसका दूसरा लॉजिक दिया है। उसने कहा है कि इन्होंने राजधानी स्थानांतरित इसलिए की थी क्योंकि दिल्ली के ऊपर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो वो अपनी राजधानी को क्या करना चाहता था, सुरक्षित करना चाहता।
और सुरक्षित करना चाहता था, इसके पीछे इन्होंने लॉजिक दिया। अब ये सब अपने अपने दिमाग लगाते हैं, हकीकत तो वो जानता है या उसका राम जानता है उसने क्यों किया। ये अपना लॉजिक लगा रहा है कि अगर वो लोगों को दंडित करना चाहता, अगर वो लोगों को दंडित करना चाहता तो वो इतनी लंबी सड़क का निर्माण क्यों करता। झाड़जंग काड़ों में कहते था चले जाओ भाई इधर से सीधे आ जाओ मेरे पीछे पीछे। उसने जगह जगह सरायों का निर्माण क्यों कराया, सराय यानी लोगों के ठहरने के लिए। अस्पताल खानों का निर्माण कराया, बूढ़े ठोकरों के लिए उनको जो बैलगाड़ी थी उनका निर्माण कराया, भाई बैठा के लेके जाओ। तो बर्नी इसके पक्ष में तर्क देता और वो कहते हैं कि शायद इन्होंने जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो मंगोलों से आक्रमण की सुरक्षा के लिए की थी, और इसके लिए वो अपना लॉजिक देते हैं। जबकि इब्न बतूता से झगड़ पड़ा, उसने इब्न बतूता को आदेश दिया काजी को कि पूरी दिल्ली को ढूंढा जाए कि कोई आदमी तो ना बच गया। तो पूरी दिल्ली के तहखानों को, जो तलगर होता ना, उनमें ढूंढा तो मात्र 2 आदमी मिले, एक जो अंधा था और एक जो लंगड़ा था। बाकी पूरी दिल्ली में न मिनक की जात कोई भी नहीं बचा। और ये तुम्हारे को याद रखना, ये है ना NH8 जिसका वर्तमान में नाम पड़ गया NH48। NH8 का क्या बन गया 48, जो शाहपुरा से होकर गुजर रहा है। ये किसी की देन है, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी देन है? मोहम्मद बिन तुगलक की देन, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तक का जाता है डायरेक्ट, और इसका निर्माण किसने करवाया था? और इधर से गए थे वो डोकरे सारे, अभी भी उनके कोई अवशेष हड्डी आदि उद्दे तो मर गए होंगे। अब तुम सोचो कि अपने घर के लिए आदमी स्थानांतरित होता है, आपको अगर ये कह दिया जाए भाई एक दिन के लिए कमरा शिफ्ट कर लो, अब इसका रंग रोगन करना है, तो कितना टेंशन हो जाता है ना, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अब आपको ये कह दे कि पूरे मकान को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उन लोगों के क्या हालात थे, वो किन तरह रोए होंगे, किस तरह गिड़गिड़ाए होंगे। लेकिन इस आदमी ने ये पहला प्रयोग किया। अब इसके पीछे जो भी लॉजिक हो, ये 2 ही व्यक्ति बता सकते हैं, एक स्वयं मतलब एम्बिटे और दूसरा उसका राम, जो भी हो। इब्न बतूता ऐसा कहता है। और इसमें बर्नी एक और बात कहता है कि दिल्ली की गलियों को जब मैंने देखा, अपनी पुस्तक में लिखता है, तारीख़ फिरोज़ा इनकी पुस्तक है, तो उसमें लिखता है जब मैंने दिल्ली की गलियों को देखा तो उसमें सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। वो दृश्य देखो ना कि पूरे शाहपुरा को खाली कर दिया जाए और फिर तुम्हारे को लाया जाए, फिर तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे कोई मरसा गया हो, वो वाली स्थिति उन्होंने देखी और फील की। तो ये 2-3 कथन है, वो भी तुम्हारे को याद रखना, बर्नी का और इब्न बतूता का, दोनों को पुस्तकों का नाम याद रखना है आपको। दूसरा उन्होंने जो प्रयोग किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो उनकी एक बड़ी शानदार स्कीम थी। वो जैसे ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके गया, नई राजधानी नए सिक्के, नई राजधानी नए सिक्के, तो उसने क्या कर दिया? मुद्रा का परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? मुद्रा परिवर्तित कर दिया। मुद्रा परिवर्तन वही कब किया? 1327 में, 1327। अच्छा, इसका भी सुन लेना, मुद्रा का परिवर्तन किया। देखो भाई, मुद्रा अभी तक 2 चली आ रही थी, 3 चली आ रही थी, सॉरी 3 चली आ रही थी। 2 तो मैंने शुरू में आपको बता दी थी, एक तीसरी मैंने आपको बताई नहीं। एक शुरुआत मैंने कहा था, एक तो टंका और एक होता था जीतड़। टंका और जीतड़ नहीं याद रखना, नहीं याद रखना। याद ये रखना किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने किया था। मोहम्मद ने पिटोगे मेरे से, उठा के मारूंगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्या, थपड़ा मारूंगा। टंका और जीतड़। टंका चांदी का था, टंका क्या था? चांदी का। और जीतड़ किसका था? तांबे का। और 48 जीतड़ में 1 टंका आता था। 48 जीतड़ में क्या आता था? 1 टंका। अब देखो, 48 जीतड़ में 1 टंका आ रहा था। अब इसमें होता क्या है कि एक तीसरा और मुद्रा का प्रचलन हो गया था, जिसे कहते थे दिनार। कौन सा नार? दिनार। और दिनार सोने की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा थी? सोने की। सोने का सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनार। तो ये 3 सिक्के थे। अब उस टाइम क्या हुआ कि ये तो था दुर्लभ, ये तो क्या था? दुर्लभ। और ये मतलब सोना तो वैसे शुरुआती तौर पे कम ही रहते। और 14वीं शताब्दी में पूरे वर्ल्ड में ही चांदी की मंदी आ गई, चांदी की मंदी आ गई। ये तुम्हारे को याद रखना है। चांदी बहुत कम हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चांदी जितनी भी थी वो लोगों ने भर भर के रख ली अपने पास। पहले की औरतों के देखना 2-2, 3-3 किलो चांदी मिल जाती है, तो उन्होंने सबने जमा कर ली थी। तो चांदी की जब कमी हो गई तो इसने दिमाग लगाया
कि क्यों ना अपन कांसे के सिक्के चला दें। किसके सिक्के चला दें? और ऐसा प्रयोग उससे पहले उसके 2 मित्र कर चुके थे। कितने मित्र कर चुके थे? 2 मित्र। एक तो मंगोल का शासक कबुलाई खान। मंगोल का शासक कौन कर चुका था? कबुलाई खान। कबुलाई चीन का मंगोल, चीन में मंगोलिया चीन के जस्ट ऊपर पड़ता है। ये देख लो इधर, ये दिख रहा है तुम्हारे को, ये चाइना, और ये चाइना के ऊपर कौन दिख रहा है? मंगोलिया। तो यह मंगोलिया का शासक था, उसका नाम था कबुलाई खान। क्या नाम था? कबुलाई खान। तो कबुलाई खान और एक तुम्हारा ईरान का शासक था तैगून। ये दोनों ने ये सिक्के मतलब इसने तो मतलब नोट जारी कर दिया था, और वो भी किसका? कागज का नोट। और इसका क्या नाम है? ईरान के तैगून ने क्या किया था कि तांबे का सिक्का जारी कर दिया था। तो उसने सोचा कि ये जो मुद्रा होती है वो तो विश्वास होता है सुल्तान के ऊपर। अब वो किसी का भी जारी कर दे, चाहे लकड़ी का कर दे, चाहे पत्थर का कर दे। अब आप ही देखो, आप 100 रुपये बना दिया उस कागज को, क्या? अरे 100 रुपये मतलब आप कैसे मान लेते हो? क्योंकि आपका विश्वास है उसके ऊपर। तो ये तो विश्वास किया जाता है। तो विश्वास किया जाता है तो अपने पास कांसा ज़्यादा है तो अपन कांसे का सिक्का चला देते हैं। उसके दिमाग में आ गया। अब ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी दिमाग लगाते हैं, अच्छा कांसा। तो इसने दिमाग लगाया और किसका सिक्का चला दिया? कांसे का सिक्का चला दिया। किसका सिक्का चला दिया? कांसे का। और कांसे का सिक्का चला के और दौलताबाद से उसने वहाँ से निकाल दिया। बोला कि जो आप इसको चलाओ आराम से। और अब क्या किया? सेम वही स्थिति बन गई जो 10 रुपये वाले सिक्के की बनी है। कैसे? गधे लोग उसको लेते नहीं 10 रुपये के सिक्के को। ना भाई यो तो कुंचाल है, अगर उनकी शिकायत कर दी जाए ना तो आरबीआई उनको उठा के लेके जाए, 6 महीने की जेल हो जाए एक भी आदमी अगर। क्योंकि सिक्का लेना अपने आप में एक मायने रखता है। सिक्का लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। सिक्का लेने से इनकार करने का मतलब ये हुआ कि आप हिंदुस्तान की सल्तनत में विश्वास नहीं कर रहे, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? ये देशद्रोह अपराध है। सिक्का लेने से आप इनकार कैसे कर सकते हो? बस सिक्का ये बताओ इसने निकाला है, किसने निकाला है? भारत सरकार ने निकाला है, रिजर्व बैंक ने निकाला है। तो रिजर्व बैंक निकाल रहा है तो उसको लेने से इनकार कैसे कर सकते हो? तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि कांसे का सिक्का निकाला। और कांसे का सिक्का निकाला तो बड़ी चालाकी से क्या किया कि लोगों ने कांसे के सिक्के दे दे के और चांदी के सिक्के ले लेके अपने घरों में कैद कर लिए। अब मार्केट में सिर्फ कांसे के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? कांसे के। और कोई भी उसके बदले में चांदी का सिक्का नहीं देना चाहता था। बात समझ आ रही है? कांसे का सिक्का ले तो ले, लेकिन चांदी का सिक्का दे नहीं। और बर्नी लिखता है इतिहासकार, बर्नी जो मैंने बार बार बता रहा हूँ, बर्नी तुम्हें याद रखना है। बर्नी इसका खास मित्र था। इसके 2 खास मित्र थे, एक अयाज अहमद और एक दूसरा बर्नी। बर्नी को हर बात में सफाई देता रहता था, बता बर्नी क्या मैंने गलत किया। यहाँ तक कि बर्नी जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करते हैं तो उसी टाइम उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है बर्नी की। और बर्नी उसके पास आता है कि महाराज मैं राम नाम सत्य जो अंतिम संस्कार है उसमें शामिल होना चाहता हूँ। बोला बर्नी तेरी सबसे ज़्यादा जरूरत तेरे दोस्त को है। उसने कहा मेरी माँ को नहीं। तो उसमें भी जाने नहीं दिया। तो बर्नी उसके ऊपर जलता तो खूब था, उसको पता था पागल है, मार देगा भी, चढ़ा देगा सूली पे। तो डर के मारे कुछ नहीं बोलता था जैसे तुम डरते हो। नहीं समझा? पागल है, कोई भी एक्शन ले जाएगा। तो डर के मारे बोलता तो नहीं था, लेकिन वो ये मानता था। तो बर्नी ये लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का जो घर था चांदी की टकसाल बन गया था। ओ सॉरी, कांसे की टकसाल बन गया था। कांसे की टकसाल। देखो आपने चांदी की टकसाल का नाम तो सुना होगा। अरे चांदी की टकसाल का नाम सुना है क्या? चांदी की टकसाल कहाँ है? जयपुर में है, जहाँ अपनी बस जाके रुकती है, शाहपुरा की बस जहाँ पे रुकती है उसे चांदी की टिकसाल क्यों कहते हैं? टिकसाल उसे कहते हैं जहाँ वो टका, जो चांदी का टका होता है ना, जो निकाला जाता था उसे क्या कहते हैं? टकसाल। तो चांदी की टकसाल यानी पहले के जयपुर का शासक जो वहीं पे रहता था बड़ी चौपड़ पे, और उसके पास में चांदी की टकसाल थी, वहीं पे उसकी फैक्ट्री होगी। ऐसे थोड़ी है कि वहाँ सांगानेर बनाएगा, चांदी वहाँ डलवाएगा, लोग लूट ले जाएं। तो वहीं पे अपनी गाड़ी जाके रुकती थी, अपनी बस जो शाहपुरा की बस है वहीं जाके रुकते। तो चांदी की टकसाल उसे कहते हैं। तुम्हें पता था इस बात का? हाँ भाई बनता था ना, अरियो राजा यहीं करा जो कॉन्सेप्ट ही पता चला। फिर मेरे पास क्या राख उड़ाने है, वो सभी पता था।
तो चांदी की टकसाल की जगह उसने प्रत्येक हिंदू का जो घर था वो किसका टकसाल हो गई? कांसे की टकसाल हो गई। किसकी टकसाल होगी? कांसे। तुम हो तो 5 जने ही, लेकिन तुम उठा के रख रखे हो मेरे को, गुरु जी 10 तारीख की परीक्षा से, मतलब 3 महीने में आईएएस बन जाओगे। तुम्हें ऐसे लग रहा है? तुम्हें छोड़ो मत, मेरे से जितनी मेहनत करानी है करवा लो। देखता हूँ 10 अक्टूबर को कितना क्या उखाड़ के आते हो, कितने का आईएएस बनते हो। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदू काफिर, आगे काफिर शब्द भी लिखता है, प्रत्येक हिंदू काफिर का घर कांसे की टकसाल बन गया था। क्या बन गया था? कांसे की टकसाल। हर आदमी अपने कांसे के जो बर्तन होते थे, बेगची, बगुना, डेगची, इनको फोड़ फोड़ के और इनका सिक्का बना के जारी कर देता था मार्केट में। फोड़ फोड़ के हथौड़ी, छिन्नी हर किसी के घर पे मिलती थी, समझ रहे क्या? और तोड़ तोड़ के क्या बना रहा था? सिक्का बना रहा था। ये बात को याद रखना है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब लोगों ने कांसे का सिक्का लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। शिकायत किसके पास पहुंची? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो सुल्तान ने अपनी रियाया के साथ जुल्म नहीं किया और उसने वादा किया कि आप कांसे के सिक्के दे जाओ और चांदी के टंके ले जाओ। मतलब उसने कांसे के सिक्के तो लिए और बदले में क्या दिया? चांदी के सिक्के दिए। अब ये देखो, ये बड़ी मायने वाली चीज़ है। अब इसमें बर्नी लिखता है, इतिहासकार बर्नी लिखता है कि दौलताबाद में कांसे के सिक्कों के बड़े पहाड़ों के पहाड़ खड़े हो गए। लोग बागी ऊपर भर के लेके आते। लास्ट डेट दे दिया भाई, 500 का नोट चेंज कराना है तो 30 दिसंबर मध्य रात्रि तक करवा सकते हो। तो आप सोचो बैंकों के पास कितनी भीड़ बढ़ी थी। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल बादशाह इतिहास में हुआ है, उसने भी ऐसे ही भीड़ बढ़वा दी थी। बात समझ आ रही है? तो चांदी के टके की जगह उन्होंने कांसे के सिक्के प्रचलित किए। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। ये उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? दूसरा। आदमी एक्सपेरिमेंट करने से रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगा। आदमी खतरनाक तो नहीं रुकेगा, और आदमी बावड़ा तो रुक ही जाएगा। तो इसने फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने क्या किया? अब देखो, इधर ये और ये तो था तुम्हारा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुम्हारा ईरान, जिसे अपना फारस भी बोल देते हैं, ईरान या फारस, ठीक है? फारस की खाड़ी में जो ईरान स्थित है इसलिए फारस का सुल्तान तेगुन। और यहाँ पे मंगोल शासक था जिसका नाम था तरमासरीन। कौन सा सरीन? तरमासरीन। ये तीनों खास मित्र थे। इन्होंने एक प्लानिंग सेट की। इन्होंने क्या प्लानिंग सेट की? इधर क्या था? एक राज्य था जिसका नाम था खुरासान। कौन सा सान? खुरासान। इन्होंने प्लान बताया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि यार अपन तीनों मिलकर इसको जीत लेते हैं, 1/3 हिस्सा मैं ले लूंगा, 1/3 तू ले लेना और 1/3 तू लेना। तीनों ने प्लान सेट कर लिया। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जानते हो? एडवर्टाइजमेंट आता है भाई, रीट की भर्ती के लिए 35,000 की भर्ती निकाल के जो इच्छुक आवेदन है वो अपना। तो इसने आवेदन जारी किया, नोटिफिकेशन निकाला कि खुरासान के लिए चल रहे हैं और 1-2 साल लगेंगे जीतने में, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो आ जाए और अपनी नाप वाप दे जाए, सीने की उड़िया लिखा जाए ताकि मर कट जाए तो हम वो कर दे, पेमेंट अपना ले जाए। 1 लाख सैनिक आए। 1 लाख सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। उनको सेलेक्ट कर लिया पहले तो, ऐसे मोटे मोटे खट्टे आदमियों को देख लिया। अब तुम्हारे में तो कोई फौज में जाने वाला है भी नहीं, ऐसे पहले ही नह रहे हो, है ना? तो 1 लाख सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। भाई अपने घर वालों को दिया हो, भाई जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। और 1 लाख सैनिकों को कहा कि जब भी मैं फ़ोन करूँ उसी टाइम आ जाना। 1 लाख सैनिक अपने 1 साल का वेतन लेकर घर पे पहुंचते हैं और ये प्लान फेल हो जाता है। ये प्लान क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यानी 1 लाख सैनिक फ्री में वेतन लेके गए 1 साल का। और ये जो इन्होंने अभियान चलाया था 1332 से 34, और ये इसका तीसरा था। इसे कहते हैं खुरासान अभियान। कौन सा अभियान? खुरासान अभियान। खुरासान का नाम अगर इतिहास में आपने कभी सुना हो तो तुमने
चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा है क्या? नहीं देखा? चलो ये देखो, सम्राट अशोक का सीरियल देखा है क्या? अगर तुमने कुछ भी राख नहीं उड़ाई तो फिर कहीं की तैयारी कर रहे हो? पुलिस पटवार की कर लेते। सम्राट अशोक को अगर आपने देखा होगा तो उसके 2-3 भाई रहते हैं। सुसीम उसका बड़ा भाई, और एक उसका छोटा भाई रहता है जो उसको बहुत पसंद करता था, और वो वही रहता है जिसका नाना खुरासान का मीर कुछ मीर नाम था, जो बिंदुसार का सेनापति था। वो खुरासान का आदमी था। वो अपनी बेटी से उसकी शादी करता है, और उसके जो उसका छोटा सा बच्चा था, उसका क्या नाम था देखो, क्या? तो वो खुरासान का ही था, यानी अशोक की छोटे भाई जो दूसरा सौतेला भाई था उसका नाना कह दो, या अशोक के पिता का सेनापति जिसका नाम था मीर, वो खुरासान का था। कहाँ का था? खुरासान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्राचीन काल में सम्राट अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने ही खुरासान को जीत लिया था। समझा क्या? अरे प्लानिंग कर रहे हैं अभी, ये मध्यकाल की बात हो रही है, अरे प्राचीन। और यहाँ का जो शासक था ना खुरासान का, वो बिंदुसार का, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बेटा था बिंदुसार का सेनापति था। याद रखना, बिंदुसार का क्या था? सेनापति। मीर, और वो अपने नाम क्या के खुरासान लगा था, मीर खुरासान, वो उसका सेनापति था, ये याद रखना। और बिंदुसार का जो वो था उसको क्या कहते हैं, जो वजीर कह दो या उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। वो पहले कौटिल्य चाणक्य था, उसके बाद में खल्लाटक, अमात्य खल्लाटक, और फिर राधागुप्त। समझा क्या? तो ये इस प्रकार इनके वो थे, तो ये याद रखना। खुरासान ये बीच में आ गया तो मैंने बता दिया इसको जोड़ के, ताकि तुम ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ चल रहा है। ठीक है? तो ये तीसरा अभियान था। देखो, पहला प्रयोग क्या था? राजधानी स्थानांतरण। दूसरा क्या था? मुद्रा परिवर्तन। और तीसरा था क्या था? खुरासान अभियान। कौन सा अभियान था? खुरासान। चौथा प्रयोग आप ऊपर ही देख लो, यहाँ पे चौथा प्रयोग। चौथा इन्होंने क्या? कराचिल अभियान। कौन सा चिल? कराचिल। कराचिल अभियान क्या था? कराचिल अभियान ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1332 से लेके और 34 में चलाया गया एक और नया प्रयोग था। जब ये चल रहा था तो उसी टाइम इसी की प्लानिंग की। तो ये तो हुआ नहीं, लेकिन इसको इसने अब कार्यान्वित किया। हुआ क्या? कराचिल, ये कुमाऊं की पहाड़ियों का नाम सुना है क्या? कांगड़ा, कुमाऊं किधर की तरफ पड़ते हैं? भारतीय दक्षिण में कि ऊपर उत्तर में? उत्तर में। अच्छा, चीन की तरफ पड़ते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ पड़ते हैं? चीन की तरफ। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कहते हैं कि चीनियों से बढ़त लेने के लिए, किससे बढ़त लेने के लिए? चीनियों से बढ़त लेने के लिए इसने 10,000 खतरनाक खूंखार सैनिकों का एक दस्ता खड़ा किया, और चीनी जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे भेजने के लिए वो यहाँ से जाता है। अब ये देखो, कश्मीर ये क्षेत्र सभी सीखे थे, कश्मीर ये सभी क्षेत्र ही सीखे थे। तो होता क्या है कि कश्मीर, तो इसमें क्या हुआ कि कराचिल अभियान जो 1332 से 34 के मध्य चला, उसमें क्या किया कि चीनियों से बढ़त लेने के लिए इसने अपना अभियान छेड़ा। किसने छेड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का नक्शा है, और इसका ये जो क्षेत्र था ये हिमालय से लेके और दक्षिण के मदुरई तक फैला था, और इधर यहाँ सिंध, लाहौर से लेके और इधर बंगाल तक के क्षेत्र में फैला था। ये जो मध्यकाल है इसका ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। जबकि अगर प्राचीन काल की बात की जाए अशोक की, तो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि खुरासान भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुरासान भी जीत लिया था, और खुरासान का जो व्यक्ति था, शासक था, उसका नाम था मीर खुरासान। और मीर खुरासान जब हार जाता है तो अपनी बेटी नूर का, जिसका नाम था रानी नूर की शादी इसने बिंदुसार के साथ की थी। किसके साथ की थी? बिंदुसार के। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। सम्राट अशोक का क्या था? पिता। और रानी नूर और बिंदुसार के एक बेटा होता है जिसका नाम था शियामक।
क्या नाम था? सियामक। सियामक, तो ये तुम्हारे को याद रखना है, सियामक उसका बेटा था। और दरअसल ये इसका पुत्र नहीं था बिंदुसार का, ये जो हेलेना थी, हेलेना जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी, उसके एक बेटा हुआ था, उस बेटे की ये नाजायज औलाद थी रानी नूर के और उसकी। तो ये वाली चीज़ मैं आपको जब प्राचीन काल पढ़ा रहा था तब भी बताया था। तो प्राचीन काल में ये था और आधुनिक काल में ये था, मध्यकाल में यहाँ तक था इसका विस्तार। तो कराचील जो था, कांगड़ा की पहाड़ियाँ हुई, कुमायूं की पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ इधर देखोगे आप भारत के नक्शे में, तो कुमायूं ये नेपाल में, कांगड़ा ये श्रीनगर में। तो यहाँ इन्होंने चीनियों के बढ़त को रोकने के लिए कितने सैनिकों को भेजा? 10,000 खूंखार सैनिकों को भेजा। ऐसे कहते हैं कि ये बहुत भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गए। इसके बाद में इनको कई बीमारियाँ हो गई। और ये याद रखना, तुम फिर भी तुम्हारे को कह रहा हूँ कि तुम्हारे में कोई IAS बन भी जाए गलती से, तो मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूँ, चीन काकाजी से कभी भी मत लड़ना। वो पाकिस्तान नहीं है, वो तुम्हारे को यहाँ बैठे बैठे मार देगा, कोरोना वायरस से भी मार सकता है। तो चीन से जो भिड़ेगा वो कभी भी जिंदा नहीं लौटेगा। अभी वो हो किससे मारा था, है ना? तो चीन से कभी भी मत भिड़ना। पाकिस्तान है, उसको पीटे हो, छोटा भाई है तुम्हारा, वो अपना बड़ा भाई है, अपन उसको कभी भी नहीं जीत सकते। इतिहास में कभी नहीं जीत पाए चीन को और ना कभी जीत पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों? हाँ, देख रहा हूँ तेरा जोर, देखेंगे कितना तो जीतता है नहीं जीतता है। खुंडियों से मारेगा, उनके वो तार बांध के, और जो हॉकी थी उनसे भी उन्होंने मार कातिलाना हमला किया था। दरअसल वो खूंखार होते हैं, आदमियों को खाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं चाइनीज सैनिक। तो चीनियों के खिलाफ उन्होंने वो की अभियान चलाया। तो बताओ अब क्या होगा, तुम ही सोचो, जीत के आएगा, पिट के आएगा? तो इतिहास का एक बड़ा कलंक लगा मोहम्मद बिन तुगलक के कि 10,000 में केवल मात्र 3 आदमी जिंदा लौटे, जबकि बर्नी कहता है कि 10 आदमी जिंदा लौटे थे। कितने लौटे थे? 10 व्यक्ति जिंदा लौटे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, बताओ इनको सोना देगा कि चांदी देगा? भाई केवल 10,000 में 10 खूंखार योद्धा लौटे, तो इनको क्या दिया जाए बताओ? इनको 10 को भी सर काट दिया गया, भाई तुम भी जिंदे क्यों आए? बात समझ आ रही है? तो इसका ये तीसरा अभियान था, वो भी, चौथा अभियान था, वो भी असफल रहा। तो 4 अभियान समझ में आ गए। और इनका 5वां जो अभियान था, 5वीं जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग जो था, वो था गंगा दोआब यमुना करवृद्धि। गंगा दोआब करवृद्धि क्या था ये? गंगा दोआब। देखो गंगा तो गंगा मैया को जानते हो, गंगा माता, गंगा माता जानते हो। दोआब किसे कहते हैं? दो यानी दो, आब यानी नदियाँ, 2 नदियाँ जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? दोआब। तो इसने क्या किया, गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ संगम पे मिलती थी, उस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया। और वो ऊबड़ खाबड़ इलाका था, तो उधर गोल्डी वगैरह देके, मैच वगैरह देके एकदम समतल इलाका किया। और वहाँ पे एक डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम था अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, कोही का मतलब था कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खोल दिया वहाँ पे। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये सब नियुक्ति उसने की थी। अगर वो ना होती तो लड़की तो भी नहीं होती। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नियुक्ति उसने की थी। अब उसने क्या किया कि वहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को कह दिया कि भाई इसको पूरा समतल करो और यहाँ पे बिल्कुल खाद बीज लगा के देख लो कि कौन सा पौधा कैसे उगेगा। और उसके बाद में जो भी नवीन आदमी थे उनको वहाँ स्थानांतरित करके खेती पे लगवाया गया। और वहाँ पे टैक्स बढ़ा के कर दिया 1/2। कितना कर दिया? 1/2। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात थी कि वहाँ पे, जहाँ पे यहाँ 1 बीघा में 2 बोरी होती थी, वहाँ 10 बोरी होती थी, क्योंकि वो उपजाऊ भूमि थी, जहाँ नदी का पानी आएगा वो उपजाऊ भूमि रहेगी। तो उसने क्या किया कि वहाँ टैक्स वृद्धि कर दी 1/2। लोगों को सस्ते दामों में क्या दे दी? जमीनें दे दी। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कह दिया खाद भी फ्री में बांटो, बीज भी फ्री में बांटो और ऋण भी फ्री में बांटो। तकावी मतलब कल भी मैंने बताया था, तकावी यानी कृषि ऋणों को सुलभ ऋण में बांट के और सबको वहाँ पे बसा दिया। अब देखो ये सबसे खतरनाक स्कीम थी जो कभी फैल ना होती। लेकिन याद रखना कि कोई ना कोई जीवन में संयोग ऐसा बनता है कि उसके जीवन में संयोग बनना नहीं लिखा था कि एक भी नीति उसकी सफल हो। तो यहाँ क्या हुआ कि जब गंगा दोआब में कर वृद्धि कर दी तो 6 साल तक हिंदुस्तान में काल पड़ा और एक भी बूंद पानी की नहीं बरसी और वहाँ एक भी बूंद पानी की नहीं आई। और ये नीति भी क्या रही? असफल हो गई।
तो इसके पांचों प्रयोग असफल हो गए और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रयोगधर्मी शासक कहा गया। क्या कहा गया? प्रयोगधर्मी। इसके लिए मजूमदार कहता है कि इसमें विपरीत प्रवृत्तियों का मिश्रण था, विपरीत प्रवृत्ति। इसके लिए इसे रक्त पिपासु कहा जाता है। रक्त, ये लोगों के खून का प्यासा था, ऐसे कहा जाता है। क्या था? रक्त पिपासु। ऐसे कई लोग होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक आज भी कई पागल आदमी डोलते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पढ़े लिखे हैं, बहुत खतरनाक किस्म के आदमी, ऐसा भी नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक मरता है, वो कोई व्यक्ति मरा था, उसका विचार थोड़ी मर गया, बच्चे विचार आज भी लोगों में जिंदा है। तो ये तुम्हारे 5 प्रकार के प्रयोग हो गए। अब साहब बात आती है विद्रोही या सल्तनत की, रियासत की नीतियों की। तो वो भी देख लो आप साथ के साथ। इधर देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देख लो एक बार। नहीं, सही दिख रहा है ना? हाँ, चलने दो। विद्रोहियों की अगर बात करें तो याद रखना, वैसे इसके पास कुल कितने सूबे थे? मैंने कल बताया था 23। कितने थे? 23 सूबे या प्रांत थे। लेकिन अगर इनको मोटे तौर पे बांटा जाए तो मोटे तौर पे 12 ही बांटा गया था। कितनों में बांटा गया था? 12। लेकिन वैसे इन्होंने क्या किया था, इनके टुकड़े कर करके 23 बना दिया था। 23 सूबे, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व उत्तर हिमालय से लेके दक्षिण जो तुम्हारा मद्रोही था वहां तक, और यहाँ पे बंगाल से लेकर इधर सिंध थट्टा तक सारा इसका क्षेत्र था। तो देखो अब इसका याद रखना, सर्वाधिक जो विद्रोह हुए थे, सर्वाधिक विद्रोह, अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदुस्तान के किस शासक के खिलाफ सर्वाधिक विद्रोह हुए, तो याद रखना सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। उसके खिलाफ 34 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 34। और उन 34 विद्रोह में अकेले 27 विद्रोह कहाँ पे हुए? साउथ में। कहाँ पे हुए? साउथ में। तो साउथ वाले पे भरोसा मत करना कभी, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाओ तो उधर वो हमेशा ही लाते रहते हैं। और बंगाल की एक रणनीति हमेशा ध्यान रखना, बंगाल को दिल्ली पे जो राज करेगा वो कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि बंगाल की आइडियोलॉजी अलग है। बंगाल को आप कितना ही प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, बंगाल तो अलग होना ही होना है। समझ आया क्या? तो उसके समय में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, उसमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण में हुए। अब मेंस के हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछा गया और उसका उत्तर दे देता हूं मैं आपको। इसलिए एक बार 2014-15 में यूपीएससी IAS में मेंस में पूछा गया था, मोहम्मद बिन सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ सर्वाधिक विद्रोह के कारणों की समीक्षा कीजिए। कारणों की समीक्षा कीजिए, एनालिटिक। ठीक है, तो देखो पहला कारण अपन देखते हैं, पहले कारण देखें फिर समीक्षा बाद में करेंगे। कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण था कि इसका जो शासन था, जो क्या कहते हैं इसको, सल्तनत थी, वो बहुत वृहत पैमाने पर फैली थी। सल्तनत सर्वाधिक वृहत पैमाने पर थी। अब तक के जो जितने भी शासक थे उनमें सबसे ज़्यादा बड़े सल्तनत इसकी थी, क्योंकि दक्षिण भारत को सबसे पहले किसने मिलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ में आ गई? तो दक्षिण भारत को इतना अचानक डबल सल्तनत हो जाए तो डबल कार्यभार हो जाएगा। तो ये एक पहला कारण। दूसरा, उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति। कौन सी नीति? धार्मिक सहिष्णुता नीति। वो सभी धर्मों को समान समझता था और उलेमाओं का कोई सम्मान नहीं करता था। तो उसका जो सर्वाधिक विद्रोह किया वो किसने किया? उलेमाओं ने किया। याद रखना, सर्वाधिक विद्रोह। और सबसे जो जबरदस्त आपको इसका विद्रोह था, जो अगर तुम कभी और भी ज्यादा नेट वेट की तैयारी करो तो याद रखना, अवध के निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने किया था? निजाम उल मुल्क। ये भी उलेमा था, इसके खिलाफ इसने विद्रोह किया। अवध का निजाम उल मुल्क। और इसको ये मार भी नहीं सका, ये इसको मार भी नहीं सका, पूरी जिंदगी विद्रोह दबाता रहा। और इसने इंसाए जहांगीरी एक पुस्तक भी लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा, धार्मिक रीजन। तीसरा, इसने क्या किया कि जितने भी सल्तनतें थी, जैसे मैंने कहा मूल रूप से 12 सूबे थे, लेकिन इनको इसने क्या किया कि उन्हें उलेमाओं को कमजोर करने के लिए उन्हें छोटी छोटी रियासतों में विभाजन कर दिया। जैसे 12 सूबों को, मूल 12 सूबों को कितना बांट दिया? 13 में। और उन्होंने वहां पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसका नाम था अमीर-ए-सादा। अमीर-ए-सादा। एक तो होता है फैशन वाला, अरे कौन सा होता है? सादा। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में अमीर-ए-सादाओं की नियुक्ति कर दी। और ये अमीर-ए-सादा कौन थे? ना तो हिंदुस्तान के मुसलमान थे और ना हिंदुस्तान के हिंदू थे। उन्होंने क्या किया, नई मुसलमानों को लेके आया, जो भी खतरनाक इसके जो मित्र थे, तरमासरीन, ईरान, इधर कोई भी इसको फ़ोन करके कहते थे भाई कोई खतरनाक सा आदमी हो तो उसको भेज दो। उन विदेशी मुसलमानों को बुला के और उन्हें वहाँ नियुक्ति दे दी। अब बताओ मेरे को,
कि जब आपकी जगह किसी दूसरे को नियुक्ति दे दी जाएगी तो आप विद्रोह करोगे कि नहीं करोगे। तो ये इसके विद्रोह का कारण बना। चौथा इसका जो कारण था वो था कि इसने क्या किया, हिंदुओं को नियुक्ति देनी प्रारंभ कर दी। किसको नियुक्ति देनी कर दी? हिंदुओं को। अब हिंदुओं को जब वजीर बना, देख रहा है सुल्तनत काल का पहला शासक था जिसने हिंदुओं को नियुक्ति दे दी। अब अगर हिंदू को जैसे रत्ना था, रतन उसको उसने नियुक्ति दे दी, तो उसके नीचे कोई अमीर सिपह सलार मलिक ये काम करेगा तो उसे बड़ी गिल्टी फील होगी कि मैं मुसलमान हो के और मैं एक हिंदू काफिर के नीचे काम कर रहा हूँ। बात समझ में आएगी? इस्लाम क्यों आया था? काफिर के लिए आया था, धर्म विद्रोह के लिए आया था, और आप उसी को जीत के वो हिंदुओं से नीचे काम करवा रहे हो। तो ये उनकी बेइज्जती, तो वो बगावत कर बैठे थे। तो ये काफी रीजन थे उसके कि उसके सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अब साहब हिंदुओं के लिए उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, और इसके अलावा इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति न अपना के उनको दान वगैरह दिया। तो ये भी इसके कारण थे। तो ये तो हो गए इसके विद्रोह की कारण है। अब इसकी समीक्षा करते हैं कि कारणों का क्या जायज है या नाजायज है, इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता था। ये बात सही है कि जब भी आप कोई सल्तनत स्थापित करते हो या आपको कोई स्थापित सल्तनत मिलती है तो आपको नए फैसले लेने पड़ते हैं आगे चलने के लिए। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखनी चाहिए, जब आप ट्रांजैक्शन के दौर पे हो, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक अभी स्थायित्व नहीं था, इसने पहली बार दक्षिण भारत को मिलाया था, तो इसे उलेमाओं को साथ लेके चलना चाहिए था, अपने लोगों को विद्रोही नहीं बनाना चाहिए था। दूसरा चीज़, उनकी सलाह झूठी सच्ची मान लेता, लेकिन उनका सम्मान हल्का फुल्का करना चाहिए। निजामुद्दीन औलिया की हत्या करवाना वो ऐसा जुर्म था, उसके जीवन का ऐसा कलंक था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कभी साफ नहीं कर सका। जैसे इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने जो अंतिम समय आता है उस टाइम कहता है कि मेरा जो सल्तनत है वो रुग्ण हो गई है, रुग्ण है, और उसकी ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी वफात हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। यानी वो हार चुका था इस बात से कि जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हर नीति फैल हो रही है। और सही देखा जाए तो इसकी नीतियां इसलिए भी फैल होती थी कि इसके जो अधिकारी थे ना वो भी इसका सहयोग नहीं करते थे, इसका अधिकारी भी इसका सहयोग नहीं करता था। और ये कितने को मारेगा, ये बुला बुला के जो भी अधिकारी काम नहीं करता था उसको मार देता था। कितनों को मारेगा? 100 को, 200 को, 500 को, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक इसका कोई वफादार ही नहीं था। आलिया सल्तनत में उसका कोई वफादार ही नहीं था। इसका वफादार था इसका तख्त, जो कितनों को मारेगा। तो लास्ट में ये बिल्कुल बीमार हो जाता है, और बीमार होकर सिंध और थट्टा आक्रमण करने के लिए, ऐसे कहते हैं 2.5 साल तक थट्टा मेरा दिल्ली को छोड़ के चला गया सिंध में। यहाँ इसे मंगोलों ने आक्रमण किया था, तरमासरी ने आक्रमण कर दिया, तो इसके दोस्त ने सिंध पे आक्रमण कर दिया था। तो ये मेरठ तक आ गया था, मेरठ यूपी में पड़ता है, वहाँ तक आ गया था, मेरठ तक 65 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से। तो वहाँ इन्होंने क्या किया, जब इसको पता लगा कि अपना दोस्त का आदमी आ गया तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका पीछा करता हो जाता है, मेरठ से इसे खिसका के और सिंध और थट्टा तक अधिकार कर लेता है, और वहीं पे 2.5 साल रहता है। और थट्टा अभियान के दौरान ये बीमार हो जाता है और 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये था तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुगलक के बारे में अंतिम चीजें कि एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन से महत्वपूर्ण कथन कहे गए। तो सबसे पहला तो कथन तो खुद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कहा गया। उसने कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, मेरा साम्राज्य क्या हो गया है? रुग्ण हो गया है, और ये किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। ये किसी भी उपचार से क्या नहीं हो सकता? ठीक नहीं हो सकता। एक चीज़ तो तुम्हारे को ये खुद को याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सल्तनत काल के किस शासक ने ऐसा कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक इसके बारे में कथन है, वो है एल फिंस्टन का। किसका है? एल फिंस्टन। एल फिंस्टन एक बहुत ही विद्वान इतिहासकार रहे हैं, और इन्होंने इसको कहा है कि एमबीटी के अंदर पागलपन के तत्वों का मिश्रण था। किसके तत्वों का मिश्रण था? पागलपन के तत्वों का क्या था? मिश्रण था। अच्छा, एल.डी. श्रीवास्तव की अगर बात की जाए, इतिहासकार श्रीवास्तव जी ने इनके बारे में ये कहा है, श्रीवास्तव जी ने ये कहा है कि एमबीटी के अंदर विरोधी तत्वों का मिश्रण था। किसका मिश्रण था? विरोधी तत्वों का मिश्रण, विरोधी तत्वों का मिश्रण। और एक और इतिहासकार रहा है जिसका नाम है हसन निजामी। कौन सा निजामी? हसन निजामी। और हसन निजामी ने इनके बारे में एक बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि एमबीटी रक्त पिपासु थे, रक्त पिपासु। ये लोगों के रक्त के प्यासे थे। किसके प्यासे थे? लोगों के। रक्त पिपासु किसे कहते हैं? जो जोंक होता है ना, जोंक,
जोंक, ये जो अपने जूं वगैरह होती हैं, इसे रक्त पिपासु जीवों की श्रेणी में से। तो इसे रक्त पिपासु और लोगों की रक्त का प्यासा, लोगों की रक्त का प्यासा कहा। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन जो एक और एग्जाम में पूछा गया था, एक बार ये RS में पूछा गया था, बदायूनी किसके दरबार से संबंधित था? अकबर के में। किससे था? अकबर के। बदायूनी ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि जनता को पागल बादशाह से, जनता को पागल बादशाह से तथा बादशाह को विद्रोही जनता से मुक्ति मिल गई। बादशाह को किससे मुक्ति मिल गई? विद्रोही जनता से। तो विद्रोही जनता से मुक्ति मिल गई। ये महत्वपूर्ण कथन है, इसके बारे में ये भी आप देख लेना, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो ये तुम्हारे को याद रखना है। अब इसके बारे में इसी के साथ अपना एक और टॉपिक ले लेते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं, और वो है इनका स्थापत्य कला में योगदान। किस में योगदान है? स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला शायद आपको गयासुद्दीन तुगलक का भी नहीं करवाया है। तो गयासुद्दीन तुगलक के स्थापत्य की अगर बात की जाए तो उसके बारे में 3 ही चीज़ें हैं जो तुम्हारे को याद रहना। स्थापत्य कला, तो पहले इनके पिता का देख लेते हैं एक बार, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की केवल 3 ही चीज़ें याद रखनी है। तुगलक, पहला तो तुम्हारा जो था तुगलकाबाद। कौन सा था? तुगलकाबाद नगर। तुगलकाबाद नगर। और दूसरा है तुगलकाबाद का किला। कौन सा किला? तुगलकाबाद का किला। ये तुम्हारे को याद रखना है। तुगलकाबाद का किला का बात की जाए तो इसे इस्लामी शैली में, इस्लामी शैली को रोमन शैली भी कहा जाता है। इस्लामी को कौन सी शैली कहा जाता है? रोमन शैली। और ये रोमन शैली क्या थी? इस शैली में कैसे किला बनाया गया था? ये जो किला होता है, ये किला कुछ इस टाइप का होता है, जो ज़मीन पर काफ़ी गहरा और चौड़ा होता है, लंबा होता है, ताकि आक्रमणकारी अगर आक्रमण करे तो यहाँ जल्दी से छेद ना हो, और ऊपर जाते जाते धीरे हो जाता है यहाँ सैनिकों के लिए। तो इस्लामी शैली से बना ये तुगलकाबाद का किला है। और तीसरा जो गयासुद्दीन तुगलक की इमारत है, वो खुद की उसकी गयासुद्दीन तुगलक की क्या है? मकबरा है, मकबरा। और इसमें हिंदू शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू शैली में इसमें क्या है? आमलक और कलश बने हुए हैं। आमलक और कलश अगर आपने देखा होगा हिंदू मंदिरों पर इस तरीके से ये बने होते हैं, इन्हें कहते हैं आमलक। और कलश जो मटका सा बना होता है ऊपर, उसे कहते हैं कलश। ये कुछ इस टाइप का बना होता है, ये होता है कलश। और इस कलश के भी ऊपर जो होता है वो एक नारियल रखा होता है। ये शैली, ये होता है नारियल। तो ये हिंदू शैली से बना हुआ है आमलक, और इसमें कलश बना हुआ है इस मकबरे के ऊपर, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में तुम्हारा कौन आ जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आ जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने 4 निर्माण कार्य किए। कितने निर्माण कार्य किए? 4 निर्माण कार्य। एक तो जहां पनाह नगर। कौन सा नगर? जहां पनाह नगर। और दूसरा उन्होंने 12 खंबा। कितने खंबा? 12 खंबा। ये भी तुम्हारे को याद रखना है, 12 खंबा का निर्माण करवाया। और तीसरा उसका निर्माण कार्य क्या था? 12 खंबा, जहां पनाह नगर, और एक क्या? आदिल बाबा का मकबरा। आदिल बाबा का मकबरा। और चौथा कौन सा था? सतपुल। कौन सा पुल? सतपुल। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है, जहां पनाह नगर, 12 खंबा, आदिल बाबा का मकबरा और सतपुल। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में कल अध्ययन करेंगे अपन किसका?